हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की 5th यूनिट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की इंडिजीनियस कंपनीज़ देखें, जैसे कि रिलायंस हुई, टाटा हुई, तो ये कंपनीज़ अगर किसी दूसरी कंट्री में जाके अपना बिजनेस कर रही हैं तो उसको बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। जब एक इंडिजीनियस कंपनी दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस करती है देन इट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम टाटा का एक वेंचर देख सकते हैं, दैट वाज JLR बिजनेस, जहाँ पर जैगुआर और लैंड रोवर को उन्होंने एक्वायर किया था और फिर जनरली यूरोप में उन्होंने अपना मार्केट इस्टेब्लिश किया। सिमिलरली काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हम देखें, डोमिनोज हम देखें, जो कि इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं बट दे आर वर्किंग एंड डूइंग देयर बिजनेस इन इंडिया। दिस हैज़ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दिस हैज़ बीन द रीज़न ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री में, एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पे अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करती है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? अब ऐसा करना ही क्यों है जब आपके पास खुद की कंट्री है? जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, अगर इंडिया के पास 138 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उन्हें फिर दूसरी कंट्री में जाने की क्या ज़रूरत है, उन्हें दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है? सो फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल बेनिफिट। अगर हम इंडियन रुपये की वैल्यू देखें और अगर हम US डॉलर की वैल्यू देखें, देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक किलो चावल आप मुझे बेच दो, या फिर आप वही 1 किलो चावल आप जाके बेच सकते हो USA में, तो ऑब्वियसली एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट यू विल ऑब्वियसली चूज़ USA, बिकॉज उनकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, उनकी GDP ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है, उनका अगर हम फाइनेंशियल सिस्टम देखें तो ज़्यादा अच्छा है। देयर पीपल हैव द मोर पेइंग कैपेसिटी, तो आपके सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम कमोडिटी के लिए ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे। जैसे कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ में देखा होगा, या बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज में हम ये चीज़ देखते हैं कि इंडिया के प्राइसेस जनरली लो रहते हैं, बट कुछ दूसरी कंट्रीज़ हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइसेस होते हैं। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली राइस, वीट, शुगर जैसे सब्सटेंसेस पे हमने देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ के इनके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है, बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ओवर देयर। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट उसमें उन्होंने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन में एक तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज करते हुए एक बैन लगा दिया, और बैन ऐसा नहीं लगा कि वो 0% सेल कर सकते हैं, दे कैन एक्सपोर्ट बट अप टू अ सर्टेन क्वान्टिटी। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस कॉस्ट। अगर आप दूसरी कंट्री में जाके बिज़नेस कर सकते हैं तो हो सकता है आपकी कंपनी के कॉस्ट जो है, जो आपकी गुड्स और सर्विसेज का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। जैसे कि हमने चाइना में देखा है, जैसे कि यहाँ पे आ सकता है, चाइना में जनरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा ओपन होती हैं, या फिर इंडिया में भी काफ़ी लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओपन करते हैं। जैसे कि टेस्ला इंडिया में ओपन करने का ट्राई करा था, आईफोन इज़ रीलॉन्चिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे, iPhone 14 आएगा तो वो कम्प्लीटली इंडिया बनेगा। ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज उनके कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि अगर वो USA में सेम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसके पास उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, मेनली ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। एंड इन चाइना एंड इंडिया ह्यूमन रिसोर्स इज अबेंडेंटली अवेलेबल, तो अगर उनको अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट डाउन करना है तो वो इंडिया में बनवा सकते हैं। जैसे कि USA का मार्केट देख सकते हैं, IT सेक्टर जो है USA का, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंडिया। पिछले फाइनेंशियल ईयर ने इंडिया ने जो एक्सपोर्ट की थी IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करें थी, दैट वाज 103.8 बिलियन US डॉलर्स। इतना ज़्यादा जब एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, तो उसलिए क्यों किया उन्होंने? बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन कॉस्ट। जो IT सर्विसेज इन्होंने इंडिया से ली, वो शायद उनको हाफ या मोर देन हाफ % पे उनको इतना ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया था बेसिकली उनको प्राइसिंग पे, और एट टाइम्स उनको क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। नेक्स्ट है श्रिंक एंड टाइम एंड डिस्टेंसेज। जैसे कि अगर आप कोई सामान, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैकडी का अगर हम एग्जांपल देखें, तो क्या आप अगर सिर्फ मैकडी अपने बर्गर सिर्फ अगर USA में बनाता तो क्या हम आज उस मैकडी के बर्गर्स को खा सकते थे? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज जब तक वो इंडिया लेकर आएंगे तब तो वो ख़राब हो जाएगा, और साथ ही साथ उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैकडी ने अपने आउटलेट्स ओपन किए उन्होंने इंडिया में, और इंडिया में उन्होंने आउटलेट्स ओपन करने के बाद वो इंडिया में ही मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स बनाते हैं और यहीं पे वो सेल करते हैं। तो इसकी वजह से उनका टाइम और डिस्टेंस बच गया, और इसी की वजह से जो बर्गर के प्राइसेस हैं वो भी रिड्यूस कॉस्ट पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आप मान लीजिए पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, जहाँ की GDPs जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करती जा रही हैं, उनके जो कंट्री की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे सीपेज जाती जा रही है, धीरे धीरे डिक्लाइन करती जा रही है। तो अगर आप ऐसी कंट्री में अगर आप बिज़नेस करते हैं तो हो सकता है कि ऑब्वियसली जब
जब कंट्री ग्रो नहीं करेगी तो आपकी कंपनी कैसे ग्रो करेगी। तो आप जिस पर्टिकुलर कंट्री में ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, जैसे कि अगर हम अभी वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा हायर पीक पे इस चीज़ में, बिकॉज इंडिया इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी एक्सपोनेंशियल रेट। इंडिया का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ इट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इंडिया हैज़ द utmost advantage in this that they can grow at a higher potential, that they can grow at a higher rate। तो बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अगर हम यूरोप का एग्जांपल लें, अमेरिकन का एग्जांपल है, अमेरिका का एग्जांपल लें, रशिया का एग्जांपल है, तो वो भी इंडिया में आके बिजनेस करते हैं बिकॉज ऑफ द हायर ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज डिमांड कंस्ट्रेंट इन डोमेस्टिक मार्केट। अगर आपकी कंट्री में सैचुरेशन आ गया है आपके प्रोडक्ट का, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस काफ़ी सालों से इंडिया में बिजनेस कर रही है, टाटा काफ़ी सालों से इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, अगर उन्हें अब मार्केट अपना एक्सपैंड करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमसे टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल देखें, और इंडिया में अगर वो एक सब्सटेंशियल रेट तक पहुंच चुका है, अब इससे ज़्यादा वो कंपनी और ग्रो नहीं कर सकती है इस मार्केट में, तो वो दूसरे मार्केट में शिफ्ट हो जाएगी। देन नाउ दे कैन गो टू सेल टू, दे कैन गो टू पाकिस्तान, दे कैन गो टू चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, और दे कैन गो टू यूरोपियन मार्केट और वेस्टर्न मार्केट्स वेर एवर दे वॉन्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंडिया में, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया या एशियन कंट्रीज़ में देखें तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज़। जनरली अगर आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखनी है या नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बिजनेस करना है, सो फर्स्टली यू विल स्टार्ट फ्रॉम अमेरिका or any western country or European country, then slowly it will penetrate into Asian markets। नेक्स्ट इज़ बिजनेस पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बेसिकली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेगुलेट करती हैं बिजनेस पॉलिसीज़ को। जैसे कि हमने टेस्ला का एग्जांपल देखा कि टेस्ला इंडिया में आके बिल्कुल बिजनेस नहीं कर पाई, या वो क्यों करना आना चाह रही थी। फॉर एग्जांपल बिजनेस पॉलिसी कैसे उन्होंने इंडल्ज करी इस चीज़ के ऊपर, जब टेस्ला अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करता था इंडिया में, तो उसके ऊपर 100% एक्साइज ड्यूटी लगती थी, मतलब कि 50 लाख की कार इंडिया में 1 करोड़ की पड़ती थी। दैट वॉज बिकॉज ऑफ इंडियाज़ बिजनेस पॉलिसीज़। उन्होंने इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा के रखी थी। फिर उन्होंने टेस्ला को ये चीज़ ऑफर करी कि आप इंडिया में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करो तो हम आपको सब्सिडी भी देंगे और साथ ही साथ आपको इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी पे नहीं करनी पड़ेंगी। सो नाउ टेस्ला हैज़ स्टार्टेड देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया एज वेल। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द स्ट्रैटेजीज फॉर ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको दूसरी कंट्री में बिजनेस करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले बाय डूइंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज़ द बेसिक नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे पूरे दुनिया में जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं, जो अन्न बनता है, जो खाना बनता है, जो 35% टोटल एग्रीकल्चर गुड है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय इंडिया, जिसमें से 35% इंडिया उगाता है, 17% वो खुद कंज्यूम करता है और बाकी का जो पोर्शन रिमेनिंग है वो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है। सिमिलरली देयर आर सम टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम अगर सैमसंग के मोबाइल की बात करें, हम एप्पल के फ़ोन की बात करें, जो कि इंडिया में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। जनरली स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा इंडिया आगे नहीं है, तो वो इम्पोर्ट करता है ऐसी ड्यूटीज़ को इंडिया, ऐसे प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज को। नेक्स्ट इज थ्रू लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंस का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर में देखें, किसी पर्टिकुलर कंपनी ने, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी ने अगर कोई वैक्सीन बनाई है या कोई मेडिसिन बनाई है, और लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसको बना भी पाएँ एट अ वेरी फास्टर रेट, तो वो हो सकता है इंडिया को अपना लाइसेंस दे दें कि आप इस लाइसेंस के ऊपर आप लाइसेंस प्रोक्योर कर लो, नाउ यू हैव द राइट टू मैन्युफैक्चर दिस पर्टिकुलर ड्रग, मेडिसिन और वैक्सीन, वट एवर यू वांट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज फ्रेंचाइजिंग, जैसे कि हम डोमिनोज में देखते हैं, डोमिनोज हर जगह खुद के आउटलेट्स नहीं ओपन करता है, डोमिनोज आउटलेट्स ओपन करता है बाय गिविंग फ्रेंचाइजीज। वो दूसरे को अपने फ्रेंचाइजी सेल करता है बाय पेइंग सम रॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज मुझे अगर डोमिनोज की फ्रेंचाइजी भोपाल में ओपन करनी है या इंडिया में कहीं भी ओपन करनी है, तो मुझे डोमिनोज को एक रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, एक फ़ी पे करनी पड़ेगी, फ्रेंचाइजी फ़ी। उसके बाद मैं डोमिनोज का एग्जैक्ट सेम बिजनेस इंडिया में रेप्लिकेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली गवर्नमेंट जनरली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करती है, जैसे कि मुंबई का सी लिंक हुआ, या ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस और रोड्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि हम जर्मनी, जापान, ऐसी इन कंट्रीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं ताकि वो हमारी कंट्री में आएँ और फिर मैन्युफैक्चरिंग करके दें। जैसे कि आपने आरपीजी का भी सुना होगा, AK-47 का सुना होगा, रफेल डील सुनी होगी, जिसमें गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स देके रखें ताकि वो उनकी कंट्री का बिजनेस है। ऑब्वियसली दे आर डूइंग एक तरीके से यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ही हो रहा है, बिकॉज वो जो फिनिश गुड्स होंगे वो इंडिया में आएगा, बट वो बना कौन रहा है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, USA। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़।
अगर किसी कंट्री को आपकी कंट्री में आके, जैसे कि हमने टेस्ला का एग्जांपल देखा था, टेस्ला पूरा अपना सोली बिजनेस इंडिया में नहीं कर रहा है, उन्होंने सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करी है इंडिया में। एमआई ने सिर्फ इंडिया में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करी है, बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं, कैपिटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और भी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में एस्टैब्लिश करी है। और साथ ही साथ इंडिया में एक वेल डेवलप्ड मार्केट है, मार्केट एज सच कि वहाँ पे 138 करोड़ लोग एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। आप यहाँ इंडिया में ही बना के इंडियन लोगों को ही अपना सामान सेल कर सकते हो। नेक्स्ट इज थ्रू जॉइंट वेंचर्स। जैसे कि हम अगर KTM का एग्जांपल समझें तो, या फिर हम किया का एग्जांपल समझें तो किया इज़ अ फॉरेन कंट्रीज़ कंपनी जो कि दूसरी कंट्री की बिलोंग करती है। उन्होंने इंडिया में हुंडई के साथ जॉइंट वेंचर किया है, बिकॉज जब किया पहले इंडिया में आई थी तो वो उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ते, तो उन्होंने सोचा कि हम इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंग, इंडिया में किस तरीके के लोगों को कार पसंद है उस तरीके से हम चेंजेस लेकर आएंगे। तो उन्होंने हुंडई के साथ जॉइंट वेंचर किया और उसके बाद फिर उन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज मर्जर एंड एक्विजिशन, जहाँ पे आप, जैसे हम वोडा आइडिया का एग्जांपल देख सकते हैं, दैट वाज अ मर्जर एंड एक्विजिशन जॉइंट वेंचर, मर्जर बेसिकली वोडा आइडिया दोनों ही कुछ लॉसेस फेस कर रहे थे, तो उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए या फिर अपने जो उनका मार्केट शेयर जो लूज़ हो रहा था उस मार्केट शेयर को बनाने के लिए उन दोनों कंपनीज़ ने एक तरीके से जॉइंट मर्जर कर लिया, जहाँ पे दोनों इक्वली स्टेक्स ओन करते हैं। नेक्स्ट इज थ्रू एक्विजिशन, जहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी के 100% स्टेक्स एक्वायर कर लेती है, जैसा कि हमने अब देखा कि इलॉन मस्क ट्विटर को एक्वायर कर रहा है, दैट विल कम अंडर एक्विजिशन ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी क्या हमेशा से ग्लोबलाइज था या उन्होंने बाद में ग्लोबलाइज हुआ है? जनरली अगर हम इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें 1947 के बाद, तो इंडिया की क्लोज्ड इकोनॉमी थी, दैट मीन्स दे वर नॉट इनटू ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे इंडिया में ना बाहर से प्रोडक्ट्स आते थे, ना हम इंपोर्ट करते थे, ना हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, ना इंडिया में किसी फॉरेन एक्सचेंज आते थे, ना इंडिया में कोई इन्वेस्ट करता था। सो उन्होंने इन्वेस्ट करना क्यों चालू किया? बिकॉज अगर हम 1970s में देखें तो 1970s में जो इंडिया का GDP ग्रोथ था दैट वाज एट अ मेयर 3%, जहाँ पे इंडिया ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोबलाइजेशन। जनरली इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, अपने इकोनॉमी एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो उन्होंने इंडिया इनिशियली उन्होंने क्लोज इकोनॉमी रखी थी, फिर स्लोली उन्होंने ओपन किया। देन इन 1980s द ग्लोबल GDP रेट ग्रो करना स्टार्ट किया, जहाँ पे अगर हम 1980s के सारे ईयर्स का अगर हम एवरेज लेंगे देन इट वाज 5.9% GDP ग्रोथ। Then in 1991 to 1992 it was a very bad year for India in terms of finance because India के पास तब बिल्कुल भी खाने के लिए पैसा नहीं बचा था, जहाँ पे इंडिया की कभी भी इकोनॉमी एकदम स्लम कर सकती थी और कंट्री कैन गो इनटू ड्रेन, जहाँ पे उनकी GDP ग्रोथ रेट जो था वो 0.9% पे आ गया था। सो आप देख सकते हो कि 5.9 से गिर के 0.9% पे आ गया था, इतना स्लोली इंडिया ग्रो कर रहा था। उस टाइम पे 1991 में 1992 में जब इंडियन गवर्नमेंट जब फॉरेन वर्ल्ड बैंक के साथ IMF से जब वो पैसा लेने गई, जब वो लोन लेने गई, तो उन्होंने कंडीशन रख दी थी कि आपको इंडिया की मार्केट अब ओपन करनी पड़ेगी, आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी। जब अपनी इकोनॉमी को ओपन करोगी तभी आपकी कंट्री ग्रो कर सकती, तभी आपकी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। सो इन 1991-1992 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड LPG, दैट वाज इन LPG स्टैंड्स फॉर, द G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन and the P stands for privatization and the L stands for liquidation। So basically यहाँ पे बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन हुआ, साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट ओन जो कंपनीज थी उन्होंने वो प्राइवेट करना स्टार्ट करी और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन भी स्टार्ट किया, जिसके थ्रू इंडिया बाहर जाके बिजनेस कर सकता है और बाहर की कंपनीज इंडिया में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। नाउ दे रियलाइज़ कि इंडिया के मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, और तभी से अगर हम देख सकते हैं स्पेशली इन IT फील्ड, तो IT फील्ड ने किस तरीके से ग्रो किया इन द पास्ट 20-25 ईयर्स। नेक्स्ट इन 1992 टू 1993 एक ही साल में आप देख सकते हैं 0.9% से सीधा 5.3% इंडिया की GDP ग्रोथ रेट हो गया था। इन 93-94 वो और बड़ा 6.2% पे, और फिर हम 2003-2004 वाले ईयर में देख सकते हैं दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट GDP ग्रोथ ईयर इन द फाइनेंशियल ईयर, दैट वाज 8% GDP ग्रोथ।
इस तरीके से आफ्टर प्राइवेटाइजेशन या आफ्टर लॉन्चिंग एलपीजी इंडिया किस तरीके से ग्रो करी है। और अगर आज का भी हम करंट फाइनेंशियल ईयर देखें तो 22-23 में भी जो फोरकास्ट है दैट इज ऑफ 6% जीडीपी ग्रोथ। सो यहाँ पे हमने बेसिकली समझा कि इम्पैक्ट किस तरीके से उन्होंने ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है, व्हाट वर द रीजंस या फिर क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं इंडियन कंपनीज की और फॉरेन कंट्रीज़ की इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने एफडीआईज लेकर आए, एफआईआईज लेकर आए, दैट मीन्स कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया अभी स्टैंड करता है 8th नंबर पर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट द नंबर इज वेरी लार्ज and the growth potential is also very large, though it is growing at a very slower rate recently because of the COVID pandemic and all, but it is growing. So this was all about globalization. I hope the topic is clear to you.